हम लोग पढ़ रहे हैं परिवहन चैप्टर नंबर 3, जो कि मानव हृदय तक हो गया था। हमने बताया था कि परिसंचरण के लिए 3 चीज आवश्यक है मनुष्य में। कौन कौन होता है? हृदय होता है, रक्त वाहिनियां होता है और खुद रक्त होता है। तो हमने रक्त के बारे में जाना और हृदय के बारे में जाना, हृदय की संरचना के हम बारे में जाना। अब हम जानते हैं कि जो हमारा हृदय है वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है। हमारा जो हृदय है वह पेसमेकर के सिद्धांत पर कार्य करता है, या इसको कहा जाता है एसे नोड, जिसका मतलब होता है साइनोवियल नोड। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो हृदय है वह पेसमेकर के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी खोज है वह विलियम हार्वे ने किया था। कब किया था? विलियम हार्वे ने किया था 1628 ईस्वी में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था, तो हम कह सकते हैं कौन? विलियम हार्वे ने किया था। कब किया था? 1628 ईस्वी में किया था। ठीक ना। अब यहाँ पे एक बात आती है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या चीज़ है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या चीज़ है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है। तो हमारे हृदय में जो आवेग उत्पन्न होता है उसको जिस यंत्र के द्वारा मापा जाता है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जिस पन्ना पर इसको अंकित किया जाता है रेखा के थ्रू, तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आप लोग इसको और नाम से जानते हैं या हम लोग इसको दूसरा नाम से जानते हैं, जिसको कहा जाता है ईसीजी। डॉक्टर के पास जाते हैं, ईसीजी कराते हैं, तो वह धड़कन बताता है कि जो निलय का प्रभाव है वो कितना है, आलिंद कितना स्पीड से कर रहा है। तो ये पूरा स्पीड को दिखाता है। वो किस पर दिखाता है? रेखा चित्र, जिसको ईसीजी कहा जाता है, या इसको बोला जाए तो ईसीजी का फुल होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, लेकिन यंत्र को कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देखिए यहाँ पे ग्राफ है, यहाँ पे ग्राम है, बस फर्क सिर्फ इतना ही है। ठीक ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि रक्त वाहिनियां किसको कहा जाता है। तो रक्त वाहिनियां 3 तरह की होती है, धमनी, रक्त कोशिका और शिराएं। आप लोग को पता होगा कि शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है जबकि धमनिया में शुद्ध रक्त। तो क्या होता है कि शिरा सबसे पहले क्या करती है कि रक्त के शिकाओं में से अशुद्ध रक्त को वहां से लेकर के हृदय के पास ले आती है। हृदय उसको शुद्ध होने के लिए फेफड़ा में भेज देता है और फेफड़ा से शुद्ध पदार्थ फिर से आता है हृदय में। ठीक ना। और फिर हृदय इसको कहाँ करता है? धमनी से पूरा शरीर में भेजता, बहुत सारे धमनिया में भेज देता है, और धमनिया से फिर रक्त के शिकाओं में जाता है, और वहां पे किप्स के द्वारा जब ऊर्जा का निर्माण हो जाता है तो फिर से रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसे रक्त को कहा जाता है अशुद्ध रक्त। ठीक है ना। ऐसे रक्त को क्या कहा जाता है? अशुद्ध रक्त कहा जाता है, जेकरा में रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो। अगर ऑक्सीजन की मात्रा हो गया तो उसको कहा जाता है शुद्ध रक्त। तो हम बताए थे कि हमारा जो हृदय है वह रक्त को शुद्ध करने का काम नहीं करता है, वह पंप करने का काम करता है, रक्त को एक जगह से दूसरा जगह ले जाने में। ठीक ना। तो अब पढ़ते हैं कि धमनी क्या चीज है और शिरा क्या चीज है। तो जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, ऐसे वाहिनियां जिसमें शुद्ध रक्त बहता है उसको धमनी कहा जाता है, और जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है उसको शिरा कहा जाता है। अगर बात किया जाए कि धमनी और शिरा में बताइए अंतर क्या है, तो पहला तो है कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। याद करने में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि किसमें शुद्ध रक्त बह रहा है और किसमें अशुद्ध रक्त बह रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्रिक अपनाते हैं कि धमनी धम 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 कौन चलता है? हाथी चलता है। और हाथी क्या होता है? शुद्ध शाकाहारी होता है। तो यहां से हमको याद आ जाएगा कि धमनी मतलब धम धम, और धम धम कौन चलता है? हाथी। हाथी क्या होता है? शुद्ध शाकाहारी। तो यहां से याद आ जाएगा कि धमनी में शुद्ध रक्त रहता है जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक ना। दूसरा अंतर दिखा जाए तो इसकी जो दीवार होती है धमनी की मोटी होती है। अब मोटी क्यों होती है? क्योंकि इसमें शुद्ध रक्त बहना है इसलिए मोटी होती है। और जो शिरा की दीवारें है वह पतली होती है क्योंकि इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक ना। अब यहां पे चलते हैं कि यह क्या करता है धमनी कि शुद्ध रक्त को हृदय से सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है, जबकि अशुद्ध रक्त को शिरा सभी कोशिकाओं से लेकर आन के हमारे हृदय तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक ना। तो यह अंतर हो गया कि इस शुद्ध रक्त को क्या करता है कि हृदय से सभी दिशाओं तक या विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है, जबकि जो शिरा होता है वह क्या करता है कि सभी अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय में पहुंचाने का
काम करता है। देखिए एक अपवाद है जिसका नाम है पल्मोनरी या फुफ्फुस धमनी। यह अपवाद है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। एकदम 100% ये बात को याद रख लीजिएगा कि सब धमनी, कुछ भी धमनी आएगा ओकरा में शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन अगर पल्मोनरी कह दे और फुफ्फुस कह दे, इसमें कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है, जो अपवाद है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि यह जो फुफ्फुस धमनी है कहाँ रहता है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो फुफ्फुस धमनी है वह निलय से, बायां निलय से, ठीक ना, दायां निलय से लेकर के जाता है रक्त को फेफड़ा में, ठीक ना, और फेफड़ा में ले जा करके और उसको फेफड़ा में ले जाकर शुद्ध करने का काम करता है। और ये क्या करता है कि फेफड़ा से ब्रिक में लेकर, ब्रिक कह रहे हैं, फेफड़ा के से हृदय में लेकर आता है, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि पल्मोनरी धमनी के बात किया जाए तो हृदय से फेफड़ा की ओर ले जाता है रक्त को, जबकि पल्मोनरी सिरा के बात किया जाए तो वह फेफड़ा से हृदय के ओर लेता है रक्त को। तो यहाँ पे धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि सिरा में शुद्ध रक्त। कौन सा सिरा? फुफ्फुस सिरा, या इसको इंग्लिश में कहा जाता है पल्मोनरी सिरा। तो हम कह सकते हैं कि पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि फुफ्फुस सिरा या फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। अगला अंतर है कि जो इसकी दीवार होती है वह कपाटहीन होती है। जो धमनी की नली होती है ना, उसमें कपाट नहीं लगा रहता है, लेकिन जो सिरा की नली होती है उसमें कपाट लगा रहता है, ठीक ना। तो अगर अंतर लिखने के लिए आएगा तो 5 नंबर में आएगा। तो अगर अंतर लिखने के लिए आ गया तो हम लिखेंगे कि धमनी और सिरा में निम्नलिखित अंतर है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी की दीवार मोटी होती है, जबकि सिरा की दीवार पतली होती है। शुद्ध रक्त, धमनी शुद्ध रक्त को हृदय से सभी अंगों तक पहुंचाता है, जबकि सिरा अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लेके आता है, ठीक ना। फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी धमनी एक अपवाद है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि फुफ्फुस सिरा और फुफ्फुस सिरा या पल्मोनरी सिरा एक अपवाद है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। अगला लिखेंगे कि धमनी की दीवार कपाटहीन होती है, कपाट नहीं लगा रहता है, जबकि सिरा के दीवार में कपाट लगा रहता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। लसिका क्या है? हम बताए थे कि जो उच्च श्रेणी के जंतुएं हैं उनमें रक्त के द्वारा एक और चीज पाया जाता है जिससे परिवहन होता है, जिसको कहा जाता था लसिका। तो लसिका किसको कहा जाता है? तो उत्तक कोशिकाओं के बीच, जो उत्तक कोशिकाएं हैं, उस उत्तक कोशिकाएं के बीच स्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को लसिका या लिम्फ कहते हैं। एक बार और, उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित WBC सहित प्लाज्मा को रक्त कहा जाता है, लिम्फ कहा जाता है या लसिका कहा जाता है, ठीक ना। कैसा रक्त को कहेंगे? कैसी कोशिका में स्थित रक्त प्लाज्मा को कहेंगे? तो WBC सहित, मतलब जिसमें WBC अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ऐसे रक्त प्लाज्मा को लसिका या लिम्फ कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि रक्त और लसिका में क्या अंतर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि रक्त और लसिका में निम्नलिखित अंतर होता है। जैसे कि रक्त में अगर बात किया जाए तो RBC पाया जाता है, जबकि लसिका में RBC नहीं पाया जाता है। और रक्त में अगर RBC हो रहा है तो रक्त तो लाल दिखेगा, लेकिन लसिका में जब RBC नहीं है तो लसिका का जो रंग है वो लाल भी नहीं दिखेगा। तो पहला अंतर हो गया कि लसिका में RBC नहीं पाया जाता है, जबकि रक्त में RBC पाया जाता है। अगर रंग के बात किया जाए तो लसिका का रंग होता है वो रंगहीन होता है या हल्का पीला टाइप का होता है, जबकि रक्त होता है लाल रंग का, ठीक ना। अगला है कि लसिका में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, जबकि अगर रक्त में बात किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, किसके अपेक्षा? तो लसिका के अपेक्षा रक्त में CO2 की मात्रा कम होती है। अब प्रोटीन की बात किया जाए तो लसिका में प्रोटीन की मात्रा कम होती है, किसके अपेक्षा? रक्त के अपेक्षा, मतलब रक्त में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है लसिका के अपेक्षा,
ठीक ना। तीसरा चीज आता है, पांचवा पॉइंट, कि लसिका में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है जबकि रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। एक बार अंतर देखिएगा, अंतर जब भी पूछेगा ये 5 नंबर में अंतर आएगा। कहेगा कि लसिका और रक्त में क्या अंतर है, हम लिखेंगे लसिका और रक्त में निम्नलिखित अंतर है। जैसे पहला हो गया, लसिका में आरबीसी नहीं पाया जाता है जबकि रक्त में आरबीसी पाया जाता है। लसिका का जो रंग होता है वह पीला होता है जबकि रक्त का रंग लाल होता है। लसिका में CO2 की मात्रा अधिक होती है जबकि रक्त में CO2 की मात्रा कम होती है। किसके अपेक्षा? लसिका के अपेक्षा रक्त में CO2 की मात्रा कम होती है। लसिका में प्रोटीन की मात्रा कम होती है रक्त के अपेक्षा, इसलिए रक्त में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो जाएगा लसिका की अपेक्षा, और लसिका में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है रक्त के अपेक्षा। तो हम लिख सकते हैं कि रक्त में O2 की मात्रा यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानेंगे कुछ चीज कि रक्तचाप है क्या, ठीक ना, सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, हाइपरटेंशन क्या है, स्टेथोस्कोप क्या है और स्फिग्नोमेनोमीटर क्या है, ठीक ना। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि रक्त है क्या। रक्तचाप किसको कहा जाता है? तो हृदय के वेसमों में संकुचन और शीतलन से जो दाब पैदा होता है उसी को कहा जाता है रक्तचाप, और रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। एक बात याद रखिएगा कि अगर रक्तचाप की बात आएगा उसको कौन मापेगा? तो स्फिग्नोमेनोमीटर। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि हृदय की धड़कन या गति को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो हम कह सकते हैं स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन मापा जाता है। जबकि रक्तचाप हमारे शरीर में कितना प्रेशर से रक्त जा रहा है और कितना से वापस आ रहा है इसको मापना है। बीपी जिसको कहा जाता है ब्लड प्रेशर, वो कौन चीज नापता है? स्फिग्नोमेनोमीटर के द्वारा नापा जाता है। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? तो हृदय के वेसमों में संकुचन से जो दाब होता है वो उसको कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, और जो शीतलन से दाब होता है उसको कहा जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। और यह होता है सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 और जबकि यह होता है 80। तो हम कह सकते हैं कि एक समान व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप है, कितना होना चाहिए? तो 120/80, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर का अनुपात कितना होगा? 120/80। कहने का मतलब है कि 120 के स्पीड से रक्त सभी कोशिकाओं में जाता है और 80 के स्पीड से सभी कोशिकाओं से हमारे हृदय में आता है। एक होता है हाइपरटेंशन, किसको कहा जाता है? तो जब रक्तचाप सामान्य से अधिक हो जाता है तो इस स्थिति को कहा जाता है हाइपरटेंशन, और इसी के कारण हृदय घात जैसी बीमारी हो जाता है, ठीक ना। जिसके कारण क्या होता है कि हृदय के जो जाने वाला रास्ता होता है, जो नसें होती है वो फट जाती है, जिसको हार्ट अटैक भी कहा जाता है, जिससे व्यक्ति की हार्ट अटैक आ जाती है। तो इतना चीज एकदम याद रखिएगा कि हृदय की गति तो स्टेथोस्कोप, अगर पूछेगा कि रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। और क्वेश्चन आ जाए कि एक समान व्यक्ति की रक्तचाप कितनी होनी चाहिए? 120/80, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होगा? तो सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक कितना होगा? 80 होगा। हाइपरटेंशन क्या है? तो सामान्य से अधिक जब रक्तचाप होगा तो इस अवस्था को, इस कंडीशन को हाइपरटेंशन कहा जाता है। अगर इतना चीज आप लोग जान गए हैं तो चैप्टर लमसम मिला के खत्म हो जाता है। एक चीज बता है कि रक्त का द्विगुण परिवहन क्या है। तो जब रक्त को शुद्ध होने के लिए हमारे हृदय से, या जब रक्त का परिवहन होने के लिए हमारे हृदय में 2 बार आना पड़ता है, एक बार अशुद्ध रक्त को और एक बार शुद्ध रक्त को, तो इस घटना को रक्त का द्विगुण परिवहन कहा जाता है। अगर आपको इतना चीज कंप्लीट है तो इससे ज्यादा इस चैप्टर से 10th क्लास में बोर्ड में नहीं पूछेगा, ठीक ना। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।